वैक्सीन कुरियर को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ये वार ऑफ नर्व है, ये दिमाग की लड़ाई है। वार ऑफ नर्व में वही जीतता है जिसके पास धैर्य होता है, जिसके पास साहस होता है। वैक्सीन कुरियर को धैर्य और साहस रखना होगा, और धैर्य और साहस रखकर हड़ताल लंबी भी हो तो लंबी हड़ताल को चलाना होगा। साथ ही साथ यदि कहीं रात में बक्सा निकाल ले कोई, या किसी भी तरीके से वैक्सीन कुरियर के असहयोग के बावजूद भी बक्सा निकल जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने और परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार को इस बात का चिंता नहीं है सरकार को कि ये टीकाकरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार ये तय हो चुका था कोरोना आने के पहले कि सदर अस्पतालों को निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप दिया जाएगा। लेकिन कोरोना काल में जो प्राइवेट फेल हो गया, इसलिए सदर अस्पताल जो है फेल पे एक सवाल पूछेंगे, कैसे फेल हो गए? फेल हो गए थे। आपने देखा कि एक भी निजी अस्पताल, एक भी निजी प्राइवेट लैब कोई जांच करने के लिए या इलाज करने के लिए सरकार की अपील के बावजूद भी कोई तैयार हुआ? क्या कोई निजी अस्पताल, निजी नर्सिंग होम खुला? नहीं खुला। जो भी किया स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, जो भी किया आशा ने किया, जो भी किया कुरियर ने किया, जो भी किया सरकारी सिस्टम ने किया। सरकारी संस्थान में जनता को हस्तक्षेप करने की छूट है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सरकारी विद्यालय हो, कोई भी सरकारी कार्यालय हो। यदि उसमें गड़बड़ी हो रही है तो जनता का इसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त रहता है, जनता को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त रहता है। लेकिन निजी क्षेत्र तो व्यापार है, और किसी के व्यापार में कौन दुकानदार किस रेट से सामान बेचेगा, इसलिए उस दुकानदार को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप उसके यहाँ से सामान खरीदना बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि सरकारी तंत्र विफल है तो उसके कारण है, और उसके कारण वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं, उसके कारण हैं, कारण सरकार है। यदि सरकारी अस्पताल ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो इसका कारण है कि सरकार ने चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट दे दी है। यदि सरकारें, राज्य सरकार, भारत सरकार सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दे तो अस्पताल में ज़्यादा ध्यान देंगे और अस्पताल अच्छे ढंग से चलेगा। दूसरी समस्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज का, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, चिकित्सक हों, विशेषज्ञ हों, इनका घोर अभाव है। तीसरी बात है कि भारत के राष्ट्रीय मानक के अनुरूप 5,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,20,30,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए, उसका घोर अभाव है। तो ये सब कारण है जिससे स्वास्थ्य सुविधा जनता को सरकारी क्षेत्र के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा पा रहा है। इसलिए सरकार को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप उपकेंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, सरकार को ह्यूमन रिसोर्सेज को भरना चाहिए, सुविधा बढ़ानी चाहिए, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ की बहाली और चिकित्सकों की करनी चाहिए। फिर तो वही समस्या आके अटक जाएगी कि जो सरकार कहेगी पैसे नहीं है। सरकार को टैक्सेशन बढ़ाना होगा ना, सरकार को जनता तो एक ऐसे ही टैक्स से परेशान है। जनता का टैक्स से परेशान है। सरकार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा रही है और डायरेक्ट टैक्स घटा रही है। साफ साफ शब्दों में, ताकि जनता स्पष्ट समझ जाए कैसे। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हुआ कि हम जो सामान खरीद रहे हैं उन सामानों पर जो भी हमको टैक्स देना पड़ता है, उन सामानों पर भी हमको जीएसटी के मुताबिक टैक्स देना पड़ रहा है। ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा है, वेल्थ टैक्स समाप्त कर दिया गया है। और दूसरी बात है कि जो पैसे है उस पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। अभी आपने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट आई है। उस सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 7.5 लाख रोगियों का आयुष्मान भारत का के तहत 7.5 लाख रोगियों का निबंधन एक ही टेलीफोन नंबर से है।
वो कहता है कि द्वारका माला प्रोजेक्ट के रोड बनाने का खर्चा 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर है। तो इस तरीके से पैसे जो लूटे जा रहे हैं। और दूसरा जो टैक्सेशन है, आप हमको बताइए, लोग, लगन का सीजन आ रहा है, करोड़ों अरबों का गहना बनेगा। क्या किसी स्वर्णकार के दुकान से जो गहना बनता है उसका पक्का रसीद लिया जाता है क्या? क्या कोई दवाई के दुकान से दवा लेता है वो पक्का रसीद लेता है क्या? क्या हम लोग डेली कंज्यूम की सामान लेते हैं तो दुकानदार से पक्का रसीद लेते हैं क्या? और जब हम पक्का रसीद नहीं लेते हैं तो सेल टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी हो रही है। इसलिए पैसे बढ़ाने के लिए सेल टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी को रोकना, पैसे की जो लूट हो रही है उस लूट को रोकना महत्वपूर्ण है। और इनकम टैक्स, सेल टैक्स के साथ साथ वेल्थ टैक्स को बढ़ाना ये अनिवार्य है। चूँकि ये सरकार पूंजीपति जमींदार वर्ग की है, उसके पूंजीपति और ज़मींदार के गठजोड़ पर चल रही है, इसलिए वह टैक्स नहीं बढ़ा पा रही है। और जो टैक्स आता है वो उसके पदाधिकारी मिल कर के लूट रहे हैं और नेता उसको रोक नहीं पा रही है। कुल मिला के देखा जाए पूंजीवादी जो हैं उनसे सरकार डर रही है क्या? सरकार पूंजीपति जमींदार की है ही तो डरने का क्या सवाल है? उसी के भलाई के लिए ही तो बनी है। डरने का सवाल नहीं, उसी की सरकार ही है। डरने का तो सवाल रहता कि जब दूसरे वर्ग की सरकार रहती, मजदूर वर्ग की सरकार रहती। मजदूर वर्ग की कौन सी सरकार है? मजदूर वर्ग की सरकार यानी हम लोग जो मजदूर हैं, तो मजदूरों का एक दर्शन है और मजदूरों की पार्टी होती है। मजदूर का दर्शन है मार्क्सवाद और मजदूर की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। यदि कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आ जाए तो निश्चित रूप से दूर होगा। जैसे आप कहिएगा कैसे, आप अभी एक भारतवर्ष में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चल रही है। केरल में की स्वास्थ्य व्यवस्था भारत सरकार के नीति आयोग के रैंक के मुताबिक 1 नंबर पर है। शिक्षा व्यवस्था 1 नंबर पर है। मजदूरों की मजदूरी सबसे ज़्यादा मिलती है। कोरोना काल में आपने देखा कि सबसे पहले कोरोना का केस केरला में ही आया और उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा वहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री थी शैलजा टीचर, जिसको वर्ल्ड लेवल पर उसकी सराहना हुई उसके काम की, और वहाँ के काम की सराहना हुई। बंगाल में थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, सबसे ज़्यादा फाजिल ज़मीन का जो वितरण हुआ, ऑपरेशन बरगा चला करके जो बटाईदारी कानून लागू किया गया और सीलिंग से फाजिल ज़मीन का जो वितरण हुआ है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसलिए यदि भारत के स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ जाएगी तो निश्चित रूप से मजदूरों और किसानों का भला होगा। आज जो आशा आई है, कुरियर आया है, कैसे आया? भारत के 18 राज्यों में जहां पर राष्ट्र का स्वास्थ्य मानक कमजोर था, वहां पर स्वास्थ्य सुविधा को राष्ट्रीय मानक के स्तर पर पहुंचाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी बिना सरकार में यूपीए में शामिल हुए। जो उसने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनवाया, उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एनएचएम आया और उस एनएचएम के तहत ही आशा आई है, उस एनएचएम के तहत ही कुरियर आया है, उस एनएचएम के तहत ही ये स्वास्थ्य समिति आई है, उस एनएचएम के तहत ही संविदा के बहुत सारे कर्मचारी आए, एनएमआर आई। तो जब हमारे 54-55 कम्युनिस्टों के सीट हो जाने के बाद इतने सारी चीज आए तो राज सत्ता में यदि कंप्लीट आ जाएंगे तो कितना परिवर्तन होगा, आप खुद कल्पना कर सकते हैं और आम जनता कल्पना कर सकती है। देखा जाए आज़ादी के बाद से ही सब लोग गरीब मजदूर किसान, गरीब मजदूर किसान की राजनीति करते हैं। आज तक इन लोगों की दशा क्यों नहीं सुधरी? गरीब मजदूर किसान की राजनीति कम्युनिस्टों के अलावा कोई नहीं करता है और लोगों के लिए गरीब मजदूर किसान वोट पाने का एक नारा है। वो एजेंडा नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, कम्युनिस्टों के लिए एजेंडा है।